दो बहनें जूही और जूयंग बहुत मेहनत से पैसे जमा करती हैं और आखिरकार एक अपार्टमेंट खरीद लेती हैं। उन्हें लगता है अब उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर को खरीदने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की वही एक हॉन्टेड हाउस निकलेगा। घर में आने के कुछ ही दिन बाद जूही को ऊपर वाले फ्लैट से आने वाली नॉइज से बहुत परेशानी होने लगी। वो नॉइज इतनी इरिटेटिंग थी कि उसने छत पर स्पॉन्ज पैड्स चिपकाने शुरू कर दिए ताकि आवाज कम हो जाए। लेकिन जैसे ही वो खत्म करने वाली थी, ऊपर से फिर वही अजीब आवाज गूंजने लगी। जूही ने तुरंत अपना कैमकॉर्डर निकाला और उस आवाज को रिकॉर्ड करने लगी ताकि वो ऊपर वाले पड़ोसी से बात करते वक्त सबूत दिखा सके। लेकिन तभी बैल्कनी की तरफ से कोई अजीब सी घिसने जैसी आवाज आने लगी। उसी वक्त फोन बजा। उसने कैमकॉर्डर को टेबल पर रख दिया जो सीधा बैल्कनी की तरफ था और फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। फिर अचानक ऊपर से जोर की आवाज आई और पूरे घर की लाइट्स चली गईं। कुछ सेकंड में ही लाइट वापस आ गई, लेकिन ऊपर से आ रही आवाज बंद नहीं हुई। अब जूही से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में ऊपर वालों से बात करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे नहीं पता था कि उसी वक्त बालकनी में एक औरत का साया खड़ा था और वहीं अजीब घिसने की आवाज फिर से आने लगी और बस उसी पल जूही गायब हो गई। 4 दिन बाद कंपनी वालों ने देखा कि जूही काम पर नहीं आई तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। जल्द ही पुलिस ने उसकी बहन जू यंग से संपर्क किया। जू यंग अपनी कंपनी डॉर्मेट्री में रहती थी क्योंकि उसे अक्सर ओवरटाइम करना पड़ता था, इसलिए वो कई दिनों से अपनी बहन जूही से बात नहीं कर पाई थी। जब वो घर लौटी तो दरवाजे पर एक नोट चिपका मिला, घर के अंदर शोर मत करो। वो अंदर गई तो लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था और उसकी बहन का बेडरूम तो एकदम अस्त व्यस्त था। जू यंग ये देखकर गुस्से में भर गई। उसने तुरंत जूही को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसे याद आया कि उसकी बहन अक्सर ऊपर से आने वाले नॉइज की शिकायत करती थी, लेकिन जू यंग को हियरिंग प्रॉब्लम थी। बिना हियरिंग एड के वो कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए उसे कभी समझ नहीं आया कि जूही इतनी परेशान क्यों रहती थी। उसने एक बार कहा भी था, अब तो घर खरीद लिया है, सहना ही पड़ेगा। उस बात पर जूही बस चुप रह गई थी। अब जू यंग को शक होने लगा कि उसकी बहन की डिसअपीयरेंस का कुछ लेना देना उसी नॉइज से है। वो जूही के ऑफिस गई और वहाँ उसकी दोस्त की-हून से बात की। की-हून ने बताया कि जब भी वो जूही से फोन पर बात करता था, जूही हमेशा पूछती थी, क्या तुम्हें भी कोई अजीब साउंड सुनाई दे रही है? लेकिन उसे कभी कुछ नहीं सुनाई दिया। जू यंग घर लौटी और अपनी बहन का मोबाइल फोन पाया जो स्विच ऑफ था। ये बात उसे बहुत अजीब लगी क्योंकि जूही अपना फोन कभी पीछे नहीं छोड़ती थी। वो चार्जर लगाने लगी, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक गीले मोल्डी दाग पर गई। वो झुककर देखने ही वाली थी कि तभी नॉक हुआ। कोई दरवाजे पर था। जू यंग ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं 504 वाला हूँ, नीचे का रहने वाला, शोर मत किया करो। जू यंग ने शांति से कहा, पर मैं तो कई दिनों से घर पर ही नहीं थी, शोर कैसे हो सकता है? लेकिन उस आदमी ने उसकी एक न सुनी। उसकी आंखें ठंडी और गुस्से से भरी हुई थीं। वो बोला, अगर दोबारा शोर हुआ तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। जू यंग डर गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने देखा गलियारे कॉरिडोर के अंत में एक लंबे बालों वाली औरत चुपचाप खड़ी थी। वो हिली भी नहीं, बस उसे स्टार कर रही थी। जू यंग ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर भाग गई। जब फोन पूरी तरह चार्ज हुआ तो उसने उसे अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड नहीं पता था। अगले दिन वो सिक्योरिटी ऑफिस गई और गार्ड से पूछा कि क्या उसने हाल में जूही को देखा है। गार्ड ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले वो शोर की शिकायत करने आई थी, लेकिन उसके बाद से नहीं दिखी। जब जू यंग ने 504 वाले आदमी का जिक्र किया तो गार्ड बोला, अरे वो भी तो परेशान है, उसे भी ऊपर से आवाज आती है। फिर बोला, 604 नंबर वाला फ्लैट है ना, उस पर तो सबकी नजर रहती है। गार्ड कुछ और बताने ही वाला था कि तभी एक औरत दौड़ती हुई आई और बोली, बेसमेंट से बहुत बुरी स्मेल आ रही है, चलिए देखिए। गार्ड ने बेसमेंट खोला और वहां से इतनी तेज बैड स्मेल आई कि सबका दम घुटने लगा। वो बोला, 10 साल से लोग यहाँ गार्बेज फेंकते आ रहे हैं, अब इतना भर गया है कि साफ करना नामुमकिन है। क्योंकि सफाई में करोड़ों वॉन लगते, इसलिए सबने बात दबा दी। जू यंग को अब यकीन हो गया, उसकी बहन की मिसिंग केस के पीछे कुछ बहुत गड़बड़ है और ये नॉइज, स्मेल और नेबर्स किसी न किसी तरह जुड़े हैं। उस दिन जू यंग ने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वो अपनी बहन की तलाश ठीक से कर सके। संयोग से वो दिन उसका बर्थडे भी था। टेबल पर रखी हुई किमची देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर साल उसकी बहन जू ही उसके लिए किमची बनाती थी, पर इस बार टेबल पर बस खालीपन और सन्नाटा था। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्या पता फोन का पासवर्ड मेरा जन्मदिन ही हो। उसने ट्राई किया और फोन खुल गया। अंदर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थीं। उसने एक रिकॉर्डिंग चालू की। पहले 2 सेकंड में ही लाउड क्रैश की आवाज गूंजी। क्योंकि उसने हियरिंग एड पहना हुआ था, वो समझ नहीं पाई कि आवाज ऊपर से आ रही है या फोन से। वो अपने कमरे में वापस गई और बाकी रिकॉर्डिंग सुनने लगी। एक में उसकी बहन की थकी और टूटी हुई आवाज थी जो कह रही थी कि मैं अब और नहीं सह सकती। अचानक रिकॉर्डिंग में किसी और की आवाज सुनाई दी,
पर वो साफ नहीं सुन पाई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो आवाज उसके ठीक पास से आ रही हो। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। अगले पल उसे अपने कान के पास अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, जू यंग। वो चीखते हुए पीछे हट गई और डर के मारे फोन गिरा दिया। तभी डोरबेल बजी। बाहर से वही आवाज, जू यंग दरवाजा खोलो। वो आवाज एग्जैक्टली उसकी बहन की थी। वो कांपती हुई पीप होल से झांकने लगी और देखा बाहर खड़ी शख्स की आंखों के पुतले पूरे काले हो चुके थे। वो जू ही नहीं थी। अगले ही पल तेज ग्राइंडिंग नॉइज और चुभने वाली स्क्रिचिंग साउंड पूरे कमरे में गूंज उठी। जू यंग ने अपने कान बंद कर लिए और जमीन पर गिर पड़ी। अचानक सब शांत हो गया। वो नींद से उठी पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वो सपना था या हकीकत। कुछ ही देर बाद की हून नाम का एक आदमी जू यंग से मिलने आया। बातों के दौरान उसे पता चला कि वो उसकी बहन जूही का बॉयफ्रेंड था और वो दोनों पिछले 6 महीने से गुपचुप रिलेशनशिप में थे। पर कई दिनों से जूही उससे संपर्क में नहीं थी, इसलिए वो मदद मांगने आया था। दोनों साथ में लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पहुंचे, जहां एक अधिकारी ने बताया कि कुछ महीने पहले अपार्टमेंट 604 में रहने वाली औरत ने आवाजों की शिकायत की थी और कहा था कि उसे भूत दिखाई देते हैं। कुछ दिनों बाद उसके घर से भयानक बदबू आने लगी। जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो औरत फांसी पर लटकी मिली। ये सुनकर जू यंग के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने लगी, क्या मैं उसी घर में रह रही हूँ जहाँ एक लाश टंगी थी? उसकी सांसें रुक सी गईं। कि हुन ने उसे संभाला और दोनों वापस घर लौटे। दरवाजे पर एक बड़ा सा नोट चिपका था, शोर मत करो। वही चेतावनी जो पहले भी मिलती आई थी। अब जू यंग को पूरा यकीन था कि ये सब 504 वाले जोंगसिम का काम है। उस रात की हून ने जूही की मिसिंग पर्सन फ्लायर्स तैयार करना शुरू किया। तभी पुलिस का फोन आया। पूछा कि क्या जू यंग को कुछ नया मिला। जू यंग ने बताया कि जोंग सिम ने उसे धमकी दी थी और उसे शक है कि जूही की गुमशुदगी उसी से जुड़ी है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सके। पुलिस ने बताया कि इमारत के पास सीसीटीवी कैमरा है। जब उन्होंने फुटेज देखी तो पता चला जूही कभी बिल्डिंग से बाहर गई ही नहीं। ये सुनते ही जू यंग का दिल डूब गया। उसने कहा, अगर वो बाहर नहीं गई, उसका फोन और वॉलेट भी घर पर है, तो वो जरूर कहीं यहीं छिपी है, जोंग सिम के घर में। वो पुलिस से गिड़गिड़ाई, कृपया उसके घर की तलाशी लीजिए। पर पुलिस ने साफ मना कर दिया, शक के बिना वारंट नहीं मिल सकता। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। जू यंग ने पीप होल से देखा, बाहर वही आदमी जोंग सिम खड़ा था। की हुन ने दरवाजा खोला। जंग सिम ने अंदर झांक कर देखा। उसे पता था कि जू यंग घर पर है। वो बोला, जरा चुप रहा करो वरना अंजाम बुरा होगा, और बिना कुछ बोले वापस चला गया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने जेब से एक छिपा हुआ चाकू निकाला। अब वो पूरी तरह पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उस रात जब सब कुछ शांत था, जू यंग को फिर वही थप थप की आवाजें सुनाई देने लगीं, पर इस बार आवाज ऊपर से नहीं, नीचे बेसमेंट से आ रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। हाथ में बस एक छोटी टॉर्च थी। बेसमेंट का दरवाजा खुलते ही उसके सामने धूल और सड़ांत की बदबू का घना बादल उठ गया। वो कुछ कदम चली ही थी कि टॉर्च की रोशनी एक छोटे बच्चे के खिलौने पर पड़ी। वही खिलौना जो जूही के कमरे में था। जू यंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ी और देखा कि दीवार के कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जो किसी ने हाल ही में बंद किया हुआ लग रहा था। वो दरवाजा खींचने लगी। कड़ी मेहनत के बाद जब दरवाजा खुला, अंदर से सड़ी हुई बदबू और ठंडी हवा का झोंका निकला। अंदर अंधेरा था, पर जमीन पर कुछ चमक रहा था। जू यंग नीचे झुकी और देखा, वो एक सोने का लॉकेट था जिस पर जूही का नाम खुदा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बहन यहीं थी। उसी वक्त पीछे से एक आवाज गूंजी, क्या खोज रही हो? वो पीछे मुड़ी। दरवाजे पर जोंग सिम खड़ा था। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो बोला, तुम्हारी बहन ने भी मेरे कमरे की आवाजें सुनी थी और अब तुम भी वही गलती कर रही हो। जू यंग पीछे हटने लगी, पर जोंग सिम ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, इस इमारत में जो भी सच जानना चाहता है वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाता। जू यंग ने हिम्मत जुटाई और जोर से धक्का मारा। वो बेसमेंट के अंदर भागी, जहां चारों तरफ पुराने फर्नीचर, रस्सियां और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। टॉर्च की रोशनी एक जगह ठहरी। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, 504 इज हेल। वो चीख पड़ी। तभी पीछे से जोंग सिम ने उसके बाल पकड़ लिए। जू यंग ने जमीन से एक लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर मारी। वो जमीन पर गिर पड़ा। जू यंग किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर भागी। जब वो अपने कमरे पहुंची तो देखा कि हूं वहां नहीं था। टेबल पर बस एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मत ढूंढना वरना तू भी वहीं पहुंचेगी। जू यंग की आंखें फटी रह गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि हुन उसकी मदद कर रहा था या उसी के खिलाफ था। वो अपने फोन से पुलिस को कॉल करने लगी, पर उसी वक्त फोन स्क्रीन पर लिखा आया, कॉल फ्रॉम जूही। उसके हाथ कांपने लगे। धीरे से उसने कॉल रिसीव की। दूसरे छोर से सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट आई, नीचे वापस आओ, मैं यहीं हूँ।
जू यंग की सांसें रुक गईं। उसने टॉर्च उठाई और डर के बावजूद फिर से बेसमेंट की ओर कदम बढ़ाए। बेसमेंट का दरवाजा अब आधा खुला था। अंदर से धीरे धीरे धुआं और किसी के कदमों की आहट आ रही थी। वो अंदर गई और उसके सामने था जूही का लाश जैसा चेहरा जो एक पिंजरे में बंद था। जू यंग बेसमेंट के अंदर खड़ी थी। सामने पिंजरे में जूही का चेहरा, पीला, ठंडा और बिल्कुल बेजान। वो कांपती आवाज में बोली, जूही, ये तुम हो ना? धीरे धीरे वो आगे बढ़ी, पर जैसे ही उसने पिंजरे को छूने की कोशिश की, जूही की आंखें अचानक खुल गईं। वो एक अजीब सी आवाज में बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था दीदी। जूयंग पीछे हट गई और तभी उसके पीछे से जोंग सिम की आवाज आई। अब बहुत देर हो चुकी है। वो पीछे मुड़ी। जोंग सिम के चेहरे पर मानव नहीं, राक्षसी चेहरा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। आवाज में गूंज थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। वो बोला, 504 का दरवाजा अब खुल चुका है। अब कोई इसे बंद नहीं कर सकता। अचानक बेसमेंट की दीवारें कांपने लगीं। छत से राख और धूल गिरने लगी। जू यंग ने पिंजरे का ताला तोड़ा, पर जूही का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वो सिर्फ एक खोल थी। उसकी आत्मा कहीं और जा चुकी थी।